कभी सोचा है कि हमारी धरती की सतह एक जैसी क्यों नहीं है? कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो समय के साथ घिसकर रेत बन जाते हैं, तो कहीं गहरी घाटियां बनती हैं और कहीं दूर दूर तक फैले मैदान। ये सब होता कैसे है? इन बदलावों के पीछे ना कुछ बहुत ही शक्तिशाली ताकतें काम करती हैं। आज हम इन्हीं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के रहस्य को समझेंगे, जो हमारे ग्रह को हर पल हर सेकंड एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए इसी सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर पृथ्वी की सतह सपाट क्यों नहीं है? क्यों कहीं आसमान छूते पहाड़ हैं तो कहीं मीलों गहरी खाइयां? इस असमानता के पीछे ही ना हमारी आज की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे पृथ्वी के एक अंतहीन संघर्ष को, फिर मिलेंगे निर्माताओं से यानी अंदर से काम करने वाले बलों से, और फिर मूर्तिकारों से यानी बाहर से काम करने वाले बलों से। हम ये भी जानेंगे कि चट्टानें कैसे टूटती और खिसकती हैं, और इस सब का अंतिम नतीजा क्या होता है? मिट्टी का बनना। तो ये संघर्ष है क्या? देखिए, असल में पृथ्वी की सतह दो विरोधी शक्तियों के बीच एक अंतहीन युद्ध का मैदान है, एक तरह की रस्साकशी। एक तरफ वो ताकतें हैं जो जमीन को ऊपर उठाती हैं, नई नई आकृतियां गढ़ती हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इन्हीं आकृतियों को लगातार घिसकर काटकर समतल करने में लगी रहती हैं। इस खींचतान में समझिए दो मुख्य टीमें हैं। पहली है एंडोजेनिक फोर्सेस यानी अंतर्जनित बल, जिन्हें हम निर्माता कह सकते हैं। इन्हें अपनी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की गर्मी से मिलती है, और इनका काम है जमीन को बनाना, उसे ऊंचा नीचा आकार देना। दूसरी टीम है एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी बाहरजनित बल, जिन्हें हम मूर्तिकार कहेंगे। इन्हें ऊर्जा मिलती है सूरज से, और ये इन बनी बनाई आकृतियों को घिसने और काटने छाटने का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं टीम निर्माता से। देखते हैं कि ये बनाने वाली शक्तियां आती कहां से हैं और काम कैसे करती हैं। तो इन एंडोजेनिक प्रक्रियाओं को ऊर्जा मिलती कहां से? ये ऊर्जा आती है पृथ्वी के दिल से, मतलब उसके अंदर से। सोचिए जरा, ग्रह के अंदर की जबरदस्त गर्मी, रेडियो एक्टिव पदार्थ और पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाली एनर्जी, ये सब मिलकर वो ताकतें बनाती हैं जो महाद्वीपों को खिसका सकती हैं और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों को जन्म दे सकती हैं। अब ये निर्माता जो हैं वो काम कैसे करते हैं? इनके पास ना दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका बहुत धीमा लेकिन बेहद शक्तिशाली है, जिसे डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जो महाद्वीपीय प्लेटों को धीरे धीरे हिलाती है, मोड़ती है और ऊपर उठाकर पहाड़ बना देती है। और दूसरा तरीका है ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिज्म। जब पिघली हुई चट्टान या मैग्मा धरती फाड़कर सतह पर आ जाता है और ज्वालामुखी जैसी आकृतियां बनाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टीम की, यानी हमारे मूर्तिकारों की। ये वो बहिर्जनिक बल हैं जो अपनी ऊर्जा सूरज से लेते हैं और सतह को लगातार नया रूप देने के लिए काम करते हैं। इन मूर्तिकारों के सारे काम को एक शब्द में कहें तो वो है अनाच्छादन या डिन्यूडेशन। इसका सीधा सा मतलब है उघाड़ना या परत हटाना। ये उन सभी प्रक्रियाओं का एक कॉमन नाम है जो एंडोजेनिक बलों से बने भू आकारों को धीरे धीरे घिसती हैं और समतल करती हैं। इस अनाच्छादन की प्रक्रिया को ना एक 4 स्टेप की कहानी की तरह समझिए। पहला कदम अपक्षय, जहां चट्टानें अपनी ही जगह पर टूटकर कमजोर हो जाती हैं। दूसरा कदम बृहद संचलन, जहां ग्रेविटी उस टूटे हुए मलबे को ढलान से नीचे खींच लाती है। तीसरा कदम अपरदन, जहां नदी या हवा जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंट आकर उस मलबे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और आखिरी चौथा कदम निक्षेपण, जहां थककर ये एजेंट्स उस मलबे को कहीं और जमा कर देते हैं। चलिए अब इन मूर्तिकारों के औजारों को, मतलब इन प्रक्रियाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये आखिर कैसे चट्टानों को तोड़ते और हटाते हैं। अपक्षय यानी वेदरिंग इस पूरी गढ़ाई की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। इसमें मौसम और जलवायु के तत्व चट्टानों को या तो फिजिकली तोड़ते हैं या फिर केमिकली धीरे धीरे गला देते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक स्वस्थानीय यानी इन सिटू प्रोसेस है। मतलब चट्टान का मलबा कहीं जाता नहीं, बस अपनी ही जगह पर टूटता बिखरता रहता है। अब अपक्षय के भी 3 मेन टाइप होते हैं। पहला केमिकल, जिसमें पानी और हवा की केमिकल रिएक्शन से चट्टानें गलती हैं। दूसरा फिजिकल, जिसमें तापमान में बदलाव जैसे मैकेनिकल फोर्स से चट्टानें टूटती हैं। और तीसरा बायोलॉजिकल, जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें या जीव जंतु चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं।
और हाँ, अक्सर ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। जब अपक्षय से चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं ना, तब एंट्री होती है ग्रेविटी की। मास मूवमेंट में चट्टान और मलबे का एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे ग्रेविटी के असर से ढलान से नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि पानी या हवा मलबे को ढो नहीं रहे होते, बल्कि ग्रेविटी ही अकेली ड्राइवर होती। और इसका सबसे जबरदस्त, सबसे ड्रामेटिक उदाहरण है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। ये जो तस्वीर है ये शिवालिक हिमालय की है। ये एक ऐसा इलाका है जो टेक्टोनिकली आज भी बहुत एक्टिव है। नतीजा, यहाँ की कमजोर चट्टानें और खड़ी ढलानें अक्सर ऐसी खतरनाक घटनाओं को जन्म देती हैं। अब आता है अगला स्टेप, अपरदन यानी इरोजन। इसमें क्या होता है कि बहता हुआ पानी, तेज हवा या फिर खिसकते हुए ग्लेशियर जैसे एजेंट्स आते हैं और अपक्षय से टूटे हुए मलबे को उठाते हैं और अपने साथ बहाकर या उड़ाकर कहीं दूर ले जाते हैं। ये असल में ट्रांसपोर्टेशन का फेज है। तो हमने देखा कि ये मूर्तिकार कैसे चट्टानों को तोड़ते और हटाते हैं, लेकिन इस तोड़फोड़ की कहानी का एक बहुत ही कह सकते हैं रचनात्मक और सरप्राइजिंग अंत है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया जो विनाश जैसी लगती है, असल में जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज बनाती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। ये अपक्षय का परिणाम है। मतलब मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि एक जीती जागती इवॉल्विंग सिस्टम है जिसका जन्म चट्टानों के टूटने फूटने से ही होता है। मिट्टी बनने की ये जो प्रक्रिया है, जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं, ये कई स्टेप्स में होती है। पहले अपक्षय से चट्टानें टूटकर एक बेस बनाती हैं। फिर बैक्टीरिया और काई जैसे छोटे छोटे जीव उस पर बसते हैं। उनके मरने से ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ जमा होता है। धीरे धीरे घास और झाड़ियां उगती हैं जिनकी जड़ें उस मलबे को और तोड़ती हैं। और सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में हजारों साल लग जाते हैं, तब जाकर एक मैच्योर मिट्टी बनती है जिसमें अलग अलग परतें होती हैं। तो किसी भी जगह की मिट्टी कैसी होगी, ये 5 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, पेरेंट मटेरियल यानी वो चट्टान जिससे मिट्टी बनी, जो उसके मिनरल्स तय करती है। दूसरा, टोपोग्राफी यानी ढलान कैसी है, जो मिट्टी की मोटाई तय करती है। तीसरा, क्लाइमेट, जो ये कंट्रोल करता है कि चट्टान कितनी तेजी से टूटेगी। चौथा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी जीव जंतु और पौधे जो ह्यूमस जोड़ते हैं। और पांचवा, सबसे जरूरी, समय। जितना ज्यादा समय, उतनी ही मैच्योर मिट्टी। तो इस तरह पृथ्वी की सतह को बनाने वाले निर्माताओं और उसे घिसने वाले मूर्तिकारों के बीच की ये जो अंतहीन लड़ाई है, वो एक बेहद कीमती चीज को जन्म देती है, मिट्टी, जो इस ग्रह पर जीवन का आधार है। यानी विनाश से सृजन तक। और जाते जाते एक सवाल, ये बनाने और बिगाड़ने वाली शक्तियां आज भी इसी पल हमारे चारों ओर की दुनिया को बदल रही हैं। अगली बार जब आप बाहर निकलें तो जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ की ढलान पर या अपने बगीचे के मिट्टी में ही इनके निशान दिखाई देते हैं।